तो चलो हम लोग जेई 2024 के पेपर को एनालाइज करना स्टार्ट कर चुके हैं और उसी के सीक्वेंस में हम लोग 29 जनवरी के इवनिंग के शिफ्ट के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। और हम लोग देखेंगे कि हमारा जो डिफ़िकल्टी लेवल है पेपर का वो किस तरफ मूव कर रहा है। पेपर को एनालाइज करने का बेनिफिट ये होगा कि जो आने वाले सेशन में जो लोग स्टूडेंट अपेयर करने वाले हैं उनको एक आइडिया मिल जाए कि पेपर का पैटर्न कैसा आने वाला होगा। प्लस जो सेशन 2 होने वाला है 2024 का उसका पेपर भी सेम लाइन पे आने का चांसेस है। तो अगर आप पेपर को ढंग से एनालाइज करते हो तो आप एडवांटेज में रहोगे। तो देर नहीं करते हो, हम लोग मूव करते हैं पेपर के एनालिसिस पे और उसके कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस पे। ठीक है, तो चलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जेईई में, इसे बोला गया था बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमॉन्ग द गिवन आयन एज, यानी आपसे बोला गया कि इसमें से बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होने वाला है। तो ध्यान देना, इसमें से जो भी एलिमेंट्स है सारा का सारा लैंथेनाइड फैमिली से है। अब आपको पता होना चाहिए कि लैंथेनाइड्स फैमिली में जो कॉमन एंड स्टेबल स्टेट होता है, कॉमन एंड स्टेबल स्टेट होता है +3, यानी सारा जो मेंबर्स है वो +3 स्टेट को क्या करना चाहता है, एक्वायर करना चाहता है। आपसे पूछा गया रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट किसको हम बोलते हैं? तो जो खुद को ऑक्सीडाइज करे और दूसरे को क्या करे, रिड्यूस करे। तो आपको बस देखना है कि आपको एलिमेंट को +3 स्टेट में आना चाहिए। तो मतलब मेरा जो आयंस होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से कम होना चाहिए ताकि वो +3 में आए, यानी खुद को ऑक्सीडाइज करे। अब देखोगे आपके ऑप्शन में C+4 है, तो C+4 खुद को C+3 में भेजने का टेंडेंसी रखता है, यानी खुद को रिड्यूस करेगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। GD+2 जो होता है, GD+2 सेट में तो खुद को भेजेगा +3 सेट में, यानी खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। तो GD+2 का बिहेवियर होगा रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में। बाकी जो 3 एंड 4 में जो है वो ऑलरेडी +3 सेट में स्टेबल है। तो अगर आप देखते हो तो +2 सेट में एक ही आयन है, कौन सा है, GD+2। तो आप कंफर्टेबली बोल सकते हो कि GD+2 इन सारे आयन्स में क्या होगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होने वाला है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगर मोर देन 1 आयन्स +2 सेट में होता तो हम लोग कंपेयर करते, बट ऐसा कुछ यहाँ क्वेश्चन में नहीं था। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हो कि GD+2 इन चारों में क्या होगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होने वाला है। क्वेश्चन का लेवल हम लोग बोलेंगे तो लेवल इज एजी, एफ ब्लॉक चैप्टर से क्वेश्चन था। अगर आपको बेसिक बस आइडिया है कि लैंथेनाइड फैमिली का स्टेबल सेट क्या होता है +3, तो इतना अगर आपको पता होगा तो क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा। तो चलो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस पे। तो बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोला गया है कि आपके पास 4 ऑप्शन है, बोला गया है करेक्ट कौन सा होगा। तो जो पहला ऑप्शन है इसमें आपके पास हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का रिएक्टेंट है अमाइड और रिएजेंट लिया हुआ है। तो इसमें होता क्या है, अब बीच में जो CO है उसको आप हटाते हो, ये हटता है, और जो जो NH2 है वो कनेक्ट हो जाता है C के साथ, यानी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, यानी 2 कार्बन का अमाइन बनना चाहिए, जबकि ऑप्शन में 3 कार्बन है, यानी ये ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया हुआ है अगले क्वेश्चन में, एक आपके पास साइक्लोहेक्सीन है, उसमें अल्किन में Br2 सल्फेट डाल रहे हैं, तो Br2 सल्फेट में रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करते हैं हम लोग। जहाँ रेडिकल स्टेबल होता है वहाँ से H निकालेगा और उसमें क्या होगा, उसमें Br को जोड़ेंगे। तो आपको पता है कि इसमें रेडिकल यहाँ पर स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है, तो इस पोजीशन से आप H को निकालोगे और ब्रोमीन को यहाँ जोड़ोगे इस पॉइंट पे। ठीक है, आपका जो पॉइंट बना हुआ है ये हमसे मैच नहीं कर रहा है, यानी क्या होगा, सेकंड ऑप्शन भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन का हम बात करते हैं, तो थर्ड में ध्यान देना, आपके सामने लिया हुआ है एक प्राइमरी मीन है जिसमें ट्रीट कर रहे हैं HNO2 से। HNO2 करता क्या है, तो यहाँ ये जो NH2 है उस NH2 को चेंज करेगा N2+ में, यहाँ पे चेंज करेगा N2+ में। तो यहाँ पे पहले आपका बन जाएगा CH3 CH2 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 N2+। अब N2+ में N2 अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से N2 गैस बाहर निकल जाएगा, तो CH3 CH2 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 और पॉजिटिव यहाँ बन जाएगा, N2 गैस बाहर निकल चुका है। जैसे कटायन बनेगा तो यहाँ पे क्या होता है, रीअरेंजमेंट स्टार्ट होगा। कटायन रीअरेंज करके इस पॉइंट पे आ चुका होगा, यानी यहाँ पे आपका कटायन शिफ्ट हो चुका होगा
और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे वाटर अटैक करेगा, और वाटर अटैक करके क्या होगा, आपका अल्कोहल बना देगा, यानी यहाँ पे अल्कोहल बन चुका होगा। ठीक, इस तरह से आप बोल सकते हो कि आपका पॉइंट होने वाला है मेजर। यहाँ पे जो ऐसा दिख रहा है ये हमारे साथ मैच नहीं करेगा, यानी 1 2 3 क्या है, हमारे करेक्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा है। फोर्थ में क्या है, आपके पास एक अल्कीन एच आई है, यहाँ पे आप मार्कोनी को एडिशन करोगे तो जहाँ पे करेंट स्टेबल होगा, तो करेंट स्टेबल कहाँ होने वाला है, तो करेंट स्टेबल होने वाला है इस पॉइंट पे। ठीक है, करेंट स्टेबल इस पॉइंट पे होगा, बात समझे। तो यहाँ पे आप आई जोड़ोगे, यहाँ पे एच जोड़ोगे, तो आई आप यहाँ पे जोड़ोगे तो हमारे आंसर से मैच करेगा, यानी फोर्थ ऑप्शन जो होने वाला है करेक्ट होने वाला है। वो चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर आप पूछा जाए क्वेश्चन का लेवल कैसा है, इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तभी क्वेश्चन बनने वाला है, तो इसको मैं मीडियम से हार्ड में डाल दूंगा। इसका लेवल मीडियम से हार्ड में आप डाल सकते हो, मीडियम टू डिफिकल्ट इसका लेवल होगा। तो चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने कंपाउंड दिया हुआ है, इस कंपाउंड का आईपीसी नेम लिखना है। तो ध्यान देना, यहाँ पे अल्कोहल है तो अल्कोहल को तुम अपना मेन फंक्शन ग्रुप बनाओ, तो इसको नंबरिंग 1 देना, 2 3 4 5 6, यानी आपके 1 पोजिशन में अल्कोहल होगा और साइक्लो है, प्लस 2 पोजिशन में अल्किन होगा, तो साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ऑल होने वाला है, यानी आपका जो ऑप्शन 2 होगा ये होगा आपका करेक्ट। लेवल ऑफ क्वेश्चन इजी था, सिंपल, आपको बस पता होना चाहिए नंबरिंग कैसे करना है, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो वो चलो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन एनालिसिस पे। इस क्वेश्चन बोला गया है कि ऑक्सीजन का जो बिहेवियर होता है अपने ग्रुप मेंबर से एनोमलस क्यों होता है। तो ध्यान ना, नॉर्मली जो होता है फर्स्ट मेंबर जो होता है अपने ग्रुप से अलग बिहेव करता है, इसका रीजन होता है ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड absence ऑफ वैकेंट डी। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कार्बन अपने मेंबर से अलग बिहेव क्यों करता है, नाइट्रोजन अपने मेंबर से अलग बिहेव क्यों करता है, या फ्लोरीन का बिहेवियर अपने ग्रुप मेंबर से मैच क्यों नहीं करता है, तो सारे का सिंपल आपको कॉमन आंसर बोलना है, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड absence ऑफ वैकेंट डी। अगर हम देखेंगे ऑप्शन जो 3 है हमारे स्टेटमेंट से मैच करने वाला है, तो ये आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन का लेवल इजी है, सिंपल पी ब्लॉक के स्टेटमेंट में आपको मिल जाएगा हर जगह पे जी आपको, कि फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप जो होता है अपने बाकी मेंबर से अलग बिहेव करने का रीजन नहीं होता है। ठीक है, इसका हम लोग आंसर बोलने वाले हैं ऑप्शन 3। तो चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम टॉपिक से लिया हुआ है। ठीक, अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बस ये आपसे पूछा गया है कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ सीरीज है वो किस लाइट के रीजन में लाई करता है। तो आपको पता है कि लाइमन लाई करता है यूवी में, बामा लाई करता है विजुअल में, ठीक है, बाकी पास्टन पी दोनों लाई करेगा कहाँ पे, आईआर में। ठीक है, तो पास्टन पी तो सिंपली आपको देखना है कि बामर का 1 यानी ए का 4 और बी का 3 कहाँ दिया हुआ है, तो ए का 4 और बी का 3 आपको बस दिखेगा ऑप्शन ए में, यानी करेक्ट मैच होगा जो ऑप्शन ए हमारे सॉल्यूशन से मैच करेगा। तो क्वेश्चन का लेवल क्या था, लेवल था इजी, चैप्टर था एटॉमिक स्ट्रक्चर, टॉपिक था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सिंपल, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लाइन किस रीजन में लाई करता है, बस इस पे बेसिस पे क्वेश्चन बना हुआ था। तो चलो मूव करता हूँ पहले क्वेश्चन क्या है। तो चलो आपसे पूछा गया है कि KTMNO4 का आईपीसी नेम क्या होगा। तो KTMNO4 में एमन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाला है, चलो +6 होने वाला है। तो देखना +6 कहाँ कहाँ दिया हुआ है, +6 आपके पास यहाँ 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 पे दिया हुआ है। अब आपको पता है कि नेम में कडायन का नाम पहले होगा तो पोटेशियम पहले होना चाहिए, तो पोटेशियम पहले कहाँ दिया है, 1 एंड 3 में दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ पे जो MnO4 - 2 आयन होता है उसको बोलते हैं मैग्नेट आयन, क्या बोलते हैं, मैग्नेट आयन। तो इन सारे इन्फॉर्मेशन को क्लब करोगे तो आपका जो नाम होगा ये नाम होगा पोटेशियम टेट्रा ऑक्सो मैग्नेट। ठीक है, आपका जो ऑप्शन 1 होगा एक करेक्ट नेम होगा इस कंपाउंड का। ये था बच्चों लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन का लेवल इजी था, सिंपल, ये आपके आयंस के नाम और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से ही ये इजीली बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको गलती से भी गलती नहीं करना है, क्योंकि जेई आपको बोनस की तरह नंबर दे रहा है, आपको तो थॉरो करना है आपको। तो बच्चों मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस पे।
इस क्वेश्चन पे चलो आपके सामने एक एनालिन कंपाउंड दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप हम क्या कर रहे हैं उसमें HN2 से ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ पे इसका करंट डाइजेशन कर रहे हैं, यानी फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, फर्स्ट में बेंजीन डाइजीन क्लोराइड बनने वाला है, BDC N2 प्लस बनेगा। सेकंड स्टेप में क्या करें, हम डाल रहे हैं Cu2Cl2 HCl, तो सैंड में रिएक्शन है तो क्या होगा, ये पूरा ग्रुप हटा के Cl जोड़ेंगे, यानी बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी इजी था, एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा हुआ है। ऑप्शन 3 होगा, ये होगा करेक्ट, ये होगा करेक्ट। ठीक है, तो चलो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे चलो आपको पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट अनरेशन एंथैल्पी अमॉन्ग फॉलोइंग। यहाँ पे जो एलिमेंट 4 एलिमेंट है उसको बस मैं अरेंज कर दे रहा हूँ, तो आपके सेकंड पेज में कार्बन नाइट्रोजन होने वाला है। ठीक है, अल्युमिनियम का हो तो अल्युमिनियम यहाँ पे होगा और सिलिकॉन यहाँ पे होगा, तो ध्यान ना, ये हुआ सेकंड पेड, ये हुआ थर्ड पेड। तो सेकंड और थर्ड पेड में सेकंड पेड का एलिमेंट्स का आयतन भी ज़्यादा होता है, यानी मान ले इसमें इसमें कार्बन नाइट्रोजन आगे निकल जाएगा। अब कार्बन नाइट्रोजन सेम पीरियड का एलिमेंट है, जब आप सेम पीरियड में मूव करते हो तो आपका जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो आपका जो आयनिशन एंथैल्पी वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन का वैल्यू कार्बन से बड़ा होगा, इन सब में एन हाईएस्ट होगा। प्लस एक चीज़ और ध्यान दोगे कि नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या होगा, हीलियम 2s2p3। यहाँ पे कहीं कि नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, तो भाई नाइट्रोजन अगर हाफ फिल्ड होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है। इस फैक्टर के कारण इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी और ज़्यादा हाई हो जाएगा, मतलब अभी तो हाई है ही, बट ड्यू टू हाफ फिल्डिबिलिटी और ज़्यादा हाई हो जाएगा। इन सारे ऑप्शन में जिसका हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो होगा ऑप्शन 1, यानी नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन का लेवल क्या था बच्चों लोग, ईजी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, और आपसे ये क्वेश्चन ईजिली बनना चाहिए। तो चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। इस क्वेश्चन में बोला गया बच्चों लोग कि आप जब ऐड करते हो निकल +2 में कौन सा रिएजेंट ऐड करेंगे तो आपका ब्राइट रेड पीपीटी फॉर्म करता है, तो ध्यान ना, ये आपके निकल +2 के कन्फॉर्मेटिव टेस्ट से लिंक क्वेश्चन है। जब भी निकल +2 आयन में हम ऐड करते हैं डीएमजी का मतलब होता है डाई मिथाइल ग्लाइसियम। इसका मैं फिगर बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। ये डीएमजी का फिगर है। जब भी आप निकल +2 में डीएमजी ऐड करते हो तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो निकल +2 क्या होगा, सेंट्रल एलिमेंट की तरह यहाँ पे एक्ट करेगा। ठीक, और डीएमजी का फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा। डीएमजी एज ए बाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम करने वाला है यहाँ पे। तो डीएमजी का जो नाइट्रोजन सेंटर है वो बिहेव करेगा एज ए लिगेंड की तरह, तो यहाँ पे ऐसे यहाँ से मिलने वाला है। ऐसा ही एक मॉलिक्यूल और डीएमजी का लेफ्ट साइड से भी अटैच आप करोगे, ठीक है। तो यहाँ से ए नाइट्रोजन भी इसको देगा, और यहाँ का जो H है और यहाँ का जो O- यहाँ पे H बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे O- और यहाँ के H बीच में बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह के कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है। इस कॉम्प्लेक्स में निकल का जो हाइब्रिडेशन होता है DsP2, का शेप होता है स्क्वायर प्लेनर, और इसमें पेयरिंग होने वाला है जैसे, ठीक है, स्क्वायर प्लानर प्लानर। और चूंकि इसमें पेयरिंग होगा तो इसका जो होगा अनपेल्ट्रॉन होगा 0 कॉम्प्लेक्स में। ठीक, अनपेल्ट्रॉन क्या होगा, 0 होगा, और सिस्टम होगा डायमैड। ये कॉम्प्लेक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपसे सिंपली बोलता कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तो हम लोग ऑलरेडी इसको टिक कर सकते थे कि डीएमजी इसका आंसर होने वाला है। बस मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ कि इसमें से क्वेश्चन और कैसा आ सकता है, ताकि आप इस टॉपिक को थॉरो कर लो कि टॉपिक आने का आपका हाई चांस है अगले सेशंस में, या फिर सेशन 2 में आने का बहुत हाई चांस है, इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है निकल +2 का। टॉपिक जस्ट जस्ट नया नया ऐड हुआ आपके सिलेबस में। ठीक है, इसमें आपसे एक भी क्वेश्चन पूछ सकता है
कि किसमें कितना रिंग फॉर्म कर रहा है। तो इस फिगर में आपका 4 रिंग फॉर्म कर रहा है। 4 रिंग में 2 रिंग बन रहा है ड्यू टू एच बॉन्डिंग और 2 रिंग बन रहा है ड्यू टू चिलेशन। एच बॉन्ड के कारण 2 रिंग बना हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड, एच मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, और 2 रिंग बन रहा है ड्यू टू चिलेशन, ड्यू टू चिलेशन। तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन का लेवल कैसा, तो लेवल को मैं डालूंगा मीडियम से डिफिकल्ट में, क्योंकि ये टॉपिक एंसर में डिस्कस नहीं किया हुआ है, तो इसको मीडियम से डिफिकल्ट में पुट करना हम लोग को। और अगर आप सॉल्ट एनालिसिस को अगर थोड़ा थॉरलो कर लो तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली बनना चाहिए था। इवन अगर आप जेईई एडवांस के पेपर को अगर आप कर चुके हो तो ये क्वेश्चन वहाँ पे ऑलरेडी रिपीटेड है। तो समटाइम क्या होता है कि जेईई एडवांस का क्वेश्चन पहले आ चुका है, आपके जेईई में किस तरीके से रिपीट कर लेगा। तो बच्चों लोग, ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड एनालिसिस पे। तो अगला जो क्वेश्चन बच्चों लोग है, इस क्वेश्चन बेसिकली आपके साथ में लेफ्ट में एक पॉलीमर है और राइट में बताया गया है इसे मोनोमर क्या होगा। तो ध्यान ना, जो स्टार्च होता है अल्फा ग्लूकोज उसका मोनोमर होता है, सेलोज क्या होता है बीटा ग्लूकोज, न्यूक्लिक एसिड बना होता है न्यूक्लियोटाइड से, और प्रोटीन बना होता है अल्फा अमीनो एसिड से। तो ये सिंपली इसका मैच मैं कर चुका हूँ। अब देखेंगे हमारा सॉल्यूशन किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो ए के साथ आपका 3 होगा, ए के साथ 3 है, और बी के साथ क्या होगा 1 होगा, और सी के साथ क्या होगा, सी के साथ होगा 2। ए का 3, बी का 1, सी का 2, यानी जो ऑप्शन 2 है हमारे सॉल्यूशन से क्या होगा, वो मैच करने वाला है। तो क्वेश्चन का लेवल बच्चों लोग कैसा है, इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप बायोमोलिकुलर डेंसिटी को पढ़े हो तो बहुत इजीली आपसे बन जाना चाहिए क्वेश्चन। तो चलो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन एंड एनालिसिस पे। बोला गया चलो इस ऑप्शंस में जो भी यहाँ दिया हुआ है इसमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा या कौन सा करने वाला है। तो यहाँ बोला है विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या था कि डबल बॉन्ड के अबाउट जो कार्बन है, यहाँ पे जो दो ग्रुप होना चाहिए, यहाँ पे 2 ग्रुप अलग अलग होना चाहिए, और यहाँ भी जो भी लिंक हो वो अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है, यानी यहाँ पे ए बी, यहाँ पे भी हो तो भी शो कर सकता है। मतलब सेम कार्बन से 2 ग्रुप सेम नहीं होना। जैसे अगर ऐसा हो यहाँ पे कुछ अलग कर दें हम, तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा कर दें ई ई ई, 2 ग्रुप सेम कर दें। तो अगर एक कार्बन पे 2 ग्रुप सेम होगा तो उसके इसमें ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। ध्यान देना, ऑप्शन 1 में यहाँ पे इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, सेम हो गया, ये शो नहीं करेगा। ऑप्शन 2 में भी यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन है, शो नहीं करेगा, सेम हो गया, शो नहीं करेगा। ऑप्शन 3 में क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 अलग है, एक एच और ब्रोमीन है, इस कार्बन पे एच और ब्रोमीन है, बट ध्यान देना जो यहाँ वाला कार्बन है इस पॉइंट पे, उस पे ये जो पूरा ग्रुप बन रहा है आपको दिख रहा होगा, दोनों साइड सिमिलर ग्रुप है, इसके कारण इसको आप ज्योमेट्रिकल में काउंट नहीं कर पाओगे। जो फोर्थ है, फोर्थ में इस कार्बन पे 2 अलग ग्रुप है, और यहाँ पे जो अटैचमेंट है वो यहाँ 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 और यहाँ, ये देखोगे डिफरेंट हो जाएगा। इस पॉइंट पे यहाँ कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है, दोनों अटैचमेंट क्या है, सेम नहीं है। इसके इस ऑप्शन में दोनों कार्बन जो अटैचमेंट है एल्कीन के अबाउट अलग अलग ग्रुप मौजूद है, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। अब एक क्वेश्चन जो है इसका लेवल आप इजी से मीडियम में डाल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह में कंफर्टेबल हो। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करने वाले हैं बच्चों लोग। तो अगले क्वेश्चन बोला गया है कि आप कौन सा रिएजेंट यूज करते हो। ठीक है, आप कौन सा रिएजेंट यूज करते हो टू कन्वर्ट अल्काइल हैलाइड इनटू आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ध्यान देंगे जब भी आप हालाइड में यूज करोगे KCN, तो उस केस में जुड़ता है आर्सिन, यानी बनता है साइनाइड। और अगर आप यूज करते हो AgCN, तो आपको पता है कि AgCN में Ag का बॉन्ड थोड़ा कोवेलेंट से ज़्यादा होता है, तो कार्बन का जो सेंटर है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई करेगा विद बॉन्ड विद Ag। उस केस में नाइट्रोजन सेंटर अटैक करता है हालाइड पे, तो यहाँ बनता है RNC। तो आपको अगर आइसोसाइनाइड क्रिएट करना है उस केस में आप रिएजेंट यूज करोगे AgCN। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपके एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में ये चीज़ दिया रहता है, आप बस अगर पढ़े हो बोर्ड लेवल पे भी तो क्वेश्चन आपसे इजीली बनना चाहिए। तो चलो मूव करते हैं हम लोग
वाले क्वेश्चन के एनालिसिस पे। इस क्वेश्चन बोला बच्चों लोग, फाइंड टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द 2 फॉर्माइल हेक्स 4 इनोइक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसके फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो 6 कार्बन होगा, एसिड ग्रुप होने वाला है, ग्रुप में जो एसिड हम ड्रॉ कर दिए, ठीक है। 2 फॉर्माइल, तो 2 फॉर्माइल है एंड 4 हेक्सेनोइक एसिड है। तो आपके पास जो 2 पोजीशन है, 2 पोजीशन पे क्या होगा, वहाँ पे आपके पास अल्डिहाइड ग्रुप होगा, और 4 पे यानी 1 2 3 4, 4 पे अल्कीन कर देंगे, और यहाँ पे 2 पोजीशन में फॉर्माइल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अल्डिहाइड को आप एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो, बाकी जहाँ जहाँ पोजीशन है वहाँ पे आप एच को जोड़ दो। तो जब भी आपको सिग्मा वन पाई वन का काउंटिंग करना है तो आप फिगर को पूरा ओपन करके दिखाना है, ताकि आपसे मिस्टेक ना हो काउंट करने में, क्योंकि कॉमन मिस्टेक होता है कि अगर फिगर सही से नहीं देखो तो आपका मिस्टेक हो जाएगा। इस फिगर में आपका पाई बॉन्ड कहाँ का है, पाई बॉन्ड एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। पाई का नंबर हो गया 3। सीमा काउंट करते हैं, तो सीमा ध्यान देना, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 5 6 के बाद हो गया इस पॉइंट पे 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर 17 18 19। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है, 19 है। दोनों को हम अगर हम ऐड कर लेते हैं तो टोटल बॉन्ड का नंबर कितना हो जाएगा, 22। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 22, यानी ऑप्शन 2 क्या होगा इसके लिए करेक्ट। क्वेश्चन का लेवल इजी था, समटाइम अगर नेमिंग में थोड़ा मुश्किल होगा तो इसको आप थोड़ा मीडियम में डाल सकते हो। तो इजी मीडियम लेवल का क्वेश्चन था ये। इसमें बेसिकली बॉन्ड को सही से ओपन करके दिखाना है, ताकि अब काउंटिंग में दिक्कत आपको नहीं होना, ठीक है। तो चलो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस। तो चलो यहाँ बोला हुआ है कि गैस एक्स इज एडेड टू नेचुरल रिएजेंट देन ब्राउन पीपीटी इज फॉर्म गैस एक्स इज। तो ध्यान देना, ये आपका सिंपल अमोनिया अमोनियम आयन का टेस्टिंग से लिया गया है। तो ध्यान देना, जब भी अमोनियम आयन को हम ट्रीट करते हैं बेस से, तो आपका अमोनिया गैस इवॉल्व करता है। इस अमोनिया गैस को पास करते हैं हम नेचुरल रिएजेंट यानी K2HgI4 से पास करते हैं, एक कंपाउंड क्रिएट करता है ब्राउन कलर का HgOHg, यहाँ पे NH2 होता है, यहाँ पे I होता है, ब्राउन कलर का कंपाउंड क्रिएट होता है। यानी इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो गैस X है, X होगा अमोनिया। तो सिंपल आपके लैब में जो अमोनिया मैन का टेस्ट होता है उसके कन्फर्मेटिव टेस्ट से लिंक क्वेश्चन था। क्वेश्चन का लेवल आप इजी या मीडियम बोल सकते हो। क्वेश्चन आपसे इजीली बनना चाहिए था अगर आप लैब बेसिस जो केमिस्ट्री उसको आप पढ़े होगे। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 कॉलम दिया हुआ है, और कॉलम 1 में कुछ कंपाउंड्स दिया हुआ है, और कॉलम 2 में उसके पी के वैल्यू को लिखा हुआ है, और आप दोनों को मैच करना है। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपको पी के वैल्यू को याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको देखना है कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। जो ज़्यादा एसिडिक होगा उसका पी के वैल्यू उतना ही क्या होता है, कम होता है। ध्यान देंगे, जो कंपाउंड्स लिखा है उसको फिर को मैं थोड़ा ड्रॉ करता हूँ। तो पहला जो कंपाउंड ए में है, ये है आपका पारा नाइट्रोफिनॉल। सेकंड कंपाउंड जो है क्या है बच्चों लोग, वो है आपका मेट्रा नाइट्रोफिनॉल है। थर्ड कंपाउंड बेसिकली आपका इथानॉल है, एंड फोर्थ कंपाउंड आपका क्या है, फिनॉल है। तो ध्यान ना, आपको पता है कि फिनॉल और अल्कोहल में ज़्यादा एसिडिक फिनॉल डेरिवेटिव होता है, ठीक है। फिनॉल में क्या होता है, फिनॉल में अगर आप O से H निकालते हो तो जो अनायन फॉर्म करता है उसमें रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस होगा तो क्या होता है, अनायन ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू अल्कोहल। तो अल्कोहल में अगर आप H को निकालो तो आर माइनस बनेगा, उस नेगेटिव को R का जो प्लस आई इफेक्ट है वो क्या होगा, अनस्टेबल करेगा। इसका मतलब
फेनॉल सिस्टम और अल्कोहल सिस्टम में हमेशा फेनॉल सिस्टम आगे होगा। इसका मतलब इन चार में सबसे लिस्ट एसिडिक कौन होने वाला है, तो सबसे लिस्ट एसिडिक होने वाला है इथानॉल, क्योंकि अल्कोहल है, यानी इसका पी के वैल्यू क्या होगा, हाईएस्ट होगा। यहाँ पे जो हाईएस्ट पी के वैल्यू आपको दिख रहा है 16 है, जो बिलोंग करेगा किसको, इथानॉल को। क्योंकि बाकी जितना भी अपने पास फिनॉल सिस्टम है, अब फिनॉल सिस्टम में भी अगर आपके सिस्टम में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो उसमें एसिडिटी क्या होता है, इनहेंस होता है। यानी आपका नाइट्रो माइनेशियम ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मेट्रा और पारा पे अटैच है, जिसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है वो पारा पे ज़्यादा बेटर वे में काम करता है। तो इन सारे सिस्टम में सबसे एसिडिक होगा पारा नाइट्रोफिनॉल, इसका पी के लोएस्ट होगा। तो पी के लोएस्ट कौन सा दिया हुआ है, ए के साथ 3 मैच करेगा, ठीक। फिर होगा मेटा नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि यहाँ पे इसका माइनस आई काम कर रहा होगा, कहीं ना कहीं जो अनायन है उसको स्टेबल करेगा, ठीक। तो मेटा नाइट्रोफिनॉल का क्या होगा बच्चों लोग, वैल्यू ये होगा 1 पॉइंट यानी 8.3, एंड फिनॉल का पी के हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर आप देखोगे कि कौन सा आंसर सही होगा, तो सी के लिए, बट सी के लिए था 16, सी के लिए 2 था, और डी के लिए कितना, डी के लिए 1, तो सी के लिए 2 एंड डी के लिए 1, एंड ए के लिए क्या था, ए के लिए 3, ए के लिए 3, तो ए के लिए 3, बी के लिए 4, ए का मैच होगा 3 से, बी का मैच होगा 4 से, ठीक। सी का 2 से एंड डी का 1 से, यानी ऑप्शन जो 2 होगा ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में आपको ये जानना था, बस आपको ये क्वेश्चन एसिडिटी कंपेयर करना भी था। अगर आप कंपाउंड का एसिडिटी कंपेयर कर लेते हो तो क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे बन जाएगा। इस क्वेश्चन के लेवल को मैं इजी या मीडियम में डाल सकते हैं हम लोग। तो चलो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस पे। यहाँ पे कुछ आपके हाइड्रोकार्बन्स दिए हुए हैं बच्चों लोग, और आपको बोला गया है इनको इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करो। तो फर्स्ट सिस्टम में आपके पास अल्काइन है, तो अल्काइन का जो H होगा उसको आप निकालोगे तो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। अभी आपका sp कार्बन है, sp कार्बन में क्या होता है, आपका स्कैटर ज़्यादा होता है, जितना स्कैटर ज़्यादा होगा उतना ही आयन क्या स्टेबल होगा। बी में जो है, बी में आपका अल्किन सिस्टम है, तो वहाँ पे अगर आप H निकालते हो तो आपका नेगेटिव बनता है sp2 कार्बन पे, ठीक है। और बाकी जो है सी और डी में ध्यान देना, तो सी में दो डिफरेंट पोजीशन है, सी जो अल्केन है इसमें यहाँ भी एच निकाल सकते हैं और यहाँ भी एच निकाल सकते हैं। तो इन दोनों टाइप मैच में ये वाला एच ज़्यादा सटीक होगा, क्योंकि बीच का पोजीशन टर्सरी है, वहाँ आयन क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो अब यहाँ एच आप निकालते हो, आयन यहाँ बनने वाला है। अभी sp3 कार्बन पे है, प्लस यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है, आपका प्लस आई फिट आएगा, ठीक। तो और यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आपको, आपके लिए एच आई थिंक मार्क भी कर चुका है, इस एच को निकालना है। तो सी वाले ऑप्शन में ध्यान देना, आपके पास जो एच मार्क कर रहा है, तो ध्यान देंगे आप, यहाँ देखना आपको ये एच थोड़ा सा बाहर निकाल के दिखाया हुआ है, ठीक है। मैं जूम कर रहा हूँ कि इस एच के बारे में बात किया जा रहा है, और डी ऑप्शन में इस एच के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे आपके पास एच अलग से दिखा दिया गया है, तो यहाँ से एच निकालें तो नेगेटिव यहाँ बनेगा 3 डिग्री, और sp3 कार्बन है, एस्केटर क्या होगा, कम हो चुका है। यहाँ पे जो अनायन बनेगा तो क्या बनेगा, ये होगा 1 डिग्री इन sp3। तो सबसे ज़्यादा एस्केटर जहाँ पे होगा वहाँ पे आपका अनायन मोस्ट स्टेबल होगा, तो सबसे एसिडिक होगा ए, देन होगा बी, ठीक। सी और डी दोनों sp3 कार्बन पे नेगेटिव बनने वाला है, तो उस केस में जो डी है, डी की चूंकि प्राइमरी है तो वहाँ पे प्लस आई इफेक्ट कम होगा, तो वहाँ पर अनायन स्टेबल होगा, तो डी होगा। लास्ट में सबसे लेस एसिडिक हो जाएगा सी। ये था आपका एसिडिटी ऑर्डर जो हमारे मैच करेगा ऑप्शन 2 के साथ। ऑप्शन 2 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होने वाला बच्चों लोग। इस क्वेश्चन का जो लेवल था उसको हम इजी या मीडियम में हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम लोग मूव करते हैं। ध्यान बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में बोला गया है इन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक विच आर द फॉलोइंग फॉलो प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन जो होता है वो बेसिकली कॉलम इन टीएलसी, इसमें हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी इन टीएलसी में हम लोग फॉलो करते हैं प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन प्रोसेस को। ये आपके एनसीईआरटी का लाइन्स है, तो आपको पता होना चाहिए। और पेपर क्रोमेटोग्राफी
जो काउंटर होता है पार्टीशन पे बेस्ड होता है, ये पार्टीशन पे बेस्ड होता है, तो इसका आंसर जो होगा ए एंड बी होगा, यानी 4 हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। तो चलो इस क्वेश्चन का लेवल था इजी। अगर आप एनसीईआरटी का लाइंस रीड किए हो तो ये आपके लाइंस में मेंशन किया हो। समटाइम क्या होता है हम एनसीईआरटी की लाइंस को मिस कर जाते हैं, तो उस केस में क्वेश्चन आपसे नहीं बने। तो चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस। इस क्वेश्चन पे चलो आपके पास एक रिटेंट दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ रिएजेंट ए बी सी लिया हुआ है और एक पॉइंट का सीक्वेंस दिया हुआ है। तो बोला है कि आपको ए बी सी रिएजेंट से उसको पहचानना है। तो जब यहाँ से जब यहाँ मूव करोगे तो यहाँ पे बेसिकली चेंज क्या हो रहा है, तो इस पोजीशन में जो एस्टर ग्रुप है वो चेंज हो रहा है अल्डिहाइड में। एस्टर को अल्डिहाइड में चेंज करने के लिए हम लोग लेते हैं डायबल एच। क्या करते हैं चलो डायबल एच। तो डायबल एच वाला स्टेप में होगा डायबल एच। तो डबल एच कहाँ दिख रहा है हम लोग को, डबल एच 1 में दिख रहा है और 3 में दिख रहा है। ठीक, सेकंड पोजीशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 अल्डिहाइड है, तो एक अल्डिहाइड का अल्फा पोजीशन दूसरे पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अल्डोल हुआ है। अल्डोल होने के लिए क्या होना चाहिए, तो ओ एच माइनस बेस होना चाहिए। तो सेकंड स्टेप में हम लोग ओ एच लेंगे। तो आपका 1 एंड थर्ड दोनों ऑप्शन में क्या है, कहीं ना कहीं आपके पास ओ एच लिया हुआ है, तो 1/3 में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सी वाले हम लोग क्या किए हैं कि आपका जो यहाँ पे अल्डिहाइड है उसको रिड्यूस कर दिए हैं अल्केन में, और आपके सिस्टम में ओ OH भी है, यानी आपके पास एक ऐसा ग्रुप है जिसको एसिडिक मीडियम में प्रॉब्लम है। यहाँ से यहाँ आने के लिए 2 मेथड होता है। अल्डिहाइड को करस्पॉन्डिंग अल्केन में चेंज करना होता है तो उसका 2 मेथड होता है। एक होता है क्लीवेंसन रिडक्शन जिसका रिएजेंट होता है जिंक Hg कॉन्क HCl, और एक होता है वुल्फ किश्नर जिसका रिएजेंट होता है NH2NH2OH। तो दोनों में बेटर कौन होगा, तो चूंकि आपके पास ओ OH है, अब इस जो अल्कोहल है सिस्टम में इसको प्रॉब्लम है एसिडिक मीडियम में, तो हम इसमें क्लेमेंसन रिडक्शन यूज नहीं करेंगे, तो मेरे पास बचे ऑप्शन क्या है, हम यूज करेंगे वुल्फ किश्नर रिडक्शन, यानी हम यूज करेंगे NH2NH2OH माइनस। तो अगर इन सारे ऑप्शन को देखोगे तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है करेक्ट होगा, जो हमारे सीक्वेंस से मैच करेगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, मल्टी करेक्ट था। इसके लेवल को हम लोग मीडियम मानते हैं क्योंकि इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दिया होगा एनसीईआरटी का पार्ट है, तो अगर आप थॉरो पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपसे इजीली बनेगा। कुछ बच्चों को मे बी ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकता है, बट मेरे हिसाब से क्वेश्चन का लेवल क्या है, मीडियम है। ठीक है बच्चों लोग, ये क्वेश्चन था इसका एनालिसिस। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जिंक सी डी एंड मरकरी आर, तो ध्यान देंगे ऑल आर सॉलिड्स मेटल एट रूम टेम्परेचर, ये गलत है क्योंकि इसमें पता है कि मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है। दे हैव हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये भी गलत है क्योंकि इंथैल्पी एटमाइजेशन क्या होता है, लो होता है। कि उनके पास इनका डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल होता है, तो कहीं ना कहीं उनका मेटलिक बॉन्डिंग क्या होगा, वीक होगा, तो उनको एटमाइज करना क्या होता है, ईजी होता है। ऑल और पारामेट, ये भी गलत है क्योंकि सब में क्या है, सारा पेड है, D10 है, D10 का मतलब क्या होता है, साल्ट्रॉन पेड फॉर्म में है, D10S2 के फॉर्म में होता है इनका आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें अनपेल्ट्रॉन नहीं होता, क्या होगा यहाँ पे होगा डायमेटिक होना चाहिए, तो भी स्टेटमेंट गलत होगा। जिंक सी डी कन्नोट सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पर मरकरी कैन शो, तो आपको पता है कि मरकरी +1 भी शो करता है और +2 भी शो करता है। ठीक है, तो मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, चलो वेरिएबल होने वाला है, तो मरकरी का ऑक्सीडेशन वेरिएबल होगा, बट जिंक सी डी का ऐसा कोई वेरिएबल होता नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन जो 4 होगा ये होगा करेक्ट। इस क्वेश्चन का डिमांड था कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होने वाला है, तो ऑप्शन जो 4 होगा ये होगा आपका करेक्ट स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, चलो इसको हम इजी से मीडियम में डाल सकते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें बेसिकली बच्चों लोग आपके पास एक ऑर्गेनिक का नेम रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम होता है रीमर टीमन रिएक्शन। इसमें वो जो प्रोडक्ट बनता है कुछ ऐसा बनता है, मेजर प्रोडक्ट, यानी आपके OH के बगल में क्या होगा, CHO होगा। अब आपको पता करना है इसका नाम कौन सा सही होगा। तो चूंकि बेंजल डिहाइड है, तो बेंजल डिहाइड की 2 पोजीशन में OH है, मतलब इसको हम ऑर्थो बोल सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं हाइड्रोक्सी बोल सकते हैं। इसका जो होगा 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, रीमर टिमरेशन आपको पता ही होता है, बस उसका प्रोडक्ट का IUPAC में क्या होगा उस पर क्वेश्चन लिया होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो होता है आपके जेईई में बोनस की तरह होता है, उसको गलती से भी गलती आपको नहीं करना। इस क्वेश्चन का लेवल क्या था, इजी।
हम लोग मूव करेंगे बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। इस क्वेश्चन बोलेगा बच्चों लोग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन द ब्राउन रिंग टेस्ट। तो ध्यान देना, ब्राउन रिंग टेस्ट में जो ब्राउन रिंग होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है Fe H2O का होल 5 NO एन ब्रैकेट के बाहर SO4 होता है। अब ध्यान देना, यहाँ जो NO बना है इस NO का स्टेट होता है +1, NO+1 के फॉर्म में होता है यहाँ पे। तो अगर आप इसको x मान के निकालोगे तो x+5 इंटू जीरो वाटर का जीरो होता है, +1 इंटू +1 प्लस सल्फेट के लिए क्या होगा 1 इंटू -2 इक्वल टू क्या होगा 0। तो सॉल्व करके यहाँ पे x निकालते x -1 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल क्या होगा x इक्वल टू हो जाएगा +1। यानी ब्राउन रिंग में Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो हो जाएगा +1। यानी आपका जो आंसर होगा इसका होगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, इस लेवल को हम लोग मीडियम डालते हैं क्योंकि ब्राउन रिंग आपको पढ़ना है लैब के टेस्ट में। और ऐसा क्वेश्चन जेड वन में ऑलरेडी आ चुका है तो एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये आपको पता होना, ठीक है। बट ये आपको एनसीईआरटी का पार्ट नहीं मिले। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, लेवल मीडियम में डाल चुका हूँ इसका। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस। इस क्वेश्चन बोला बच्चों लोग कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव जीरो डायपोल मोमेंट। जीरो डायपोल मोमेंट ध्यान देना, अमोनिया में क्या होता है आपके पास, अमोनिया में लोन पेयर होता है, इसके कारण क्या होगा इसका डायपोल क्या होता है नॉन जीरो होता है, यानी कैंसिल नहीं करेगा, ठीक है। वाटर में भी क्या होता है लोन पेयर होता है, इसके कारण क्या होता है कैंसिलेशन अलाउड नहीं होता है, लोन पेयर पे जो है सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो इसका भी डायपोल जो है कैंसिल आउट नहीं करता है। HF में भी क्या होगा H के ऊपर फ्लोरीन, फ्लोरीन के ऊपर लोन पेयर है, लोन पे भी क्या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने के कारण क्या होता है इसका डायपोल भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा, ये भी कैंसिल नहीं करेगा। CO2 क्या, CO2 लीनियर शेप का होता है तो CO2 जो है CO2 का डायपोल जो है वो नेट आपस में क्या होगा कैंसिल करता है, तो CO2 नॉन पोलर होगा। SO2 में क्या फिर से लोन पर आएगा, तो लोन पे का वेक्टर अलग रहेगा डायपोल का, यहाँ डायपोल इधर, डायपोल इधर, ये डायपोल तीनों इक्वल नहीं है तो कैंसिल नहीं करेगा, ये भी क्या हो जाएगा पोलर हो जाएगा। BF3 में क्या है बोरोन है, 3 फ्लोरीन है जो आप इक्वली एंगल पे इंक्लाइन होता है तो नेट डायपोल क्या होगा इसका जीरो हो जाएगा, तो BF3 जीरो हो जाएगा, CH4 में भी क्या होगा जीरो हो जाएगा। सी के पास जो H है सारा आइटम सेम है तो सारे का डायपोल आपस में क्या होगा कैंसिल आउट करके नॉन जीरो यानी जीरो डायपोल मोमेंट क्रिएट करने वाला है। इस क्वेश्चन का 3 ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास जीरो डायपोल मोमेंट होने वाला है, कौन कौन CO2 BF3 एंड CH4। ठीक है चलो, ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। ये सिंपल आपका केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन दिया हुआ था और आपको डायपोल के कॉन्सेप्ट को इंटरलिंक करना था। इस क्वेश्चन के लेवल को हम लोग मीडियम डाल सकते हैं, ठीक। ऐसा बहुत सा क्वेश्चन आपके जेईई में पहले आ चुका है, अगर आप थॉरली बनाए होंगे पेपर्स को तो इस क्वेश्चन बनाने में आप ज़्यादा खुद को कॉन्फिडेंट फील करोगे। वो चलो मूव करेंगे वो लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस पे। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों लोग, इस क्वेश्चन बोला गया है कि आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है और आपको मोरिटी दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन का आप क्या करोगे केसी लिखोगे, केसी क्या होगा NH3 का होल क्यूब, होल यहाँ पे स्क्वायर होगा कोफिशिएंट 2 है, N2 है एंड H2 का क्या होगा यहाँ पे क्यू होगा। अब आपके पास जो है कहीं ना कहीं इनका मोरिटी दिया हो उसको पुट कर देते हैं। अमोनिया का वैल्यू कितना दिया था बच्चों लोग, अमोनिया का दिया हुआ था 1.5 10⁻² का स्क्वायर बाई N2 का कितना दिया हुआ बच्चों लोग 2 × और H का कितना दिया हुआ है 3 × 10⁻² का पावर 3। अब देखोगे यहाँ पे ऊपर में 1.5 दो बार रहेगा, नीचे 2 होगा और 3 जो है 3 बार आएगा, ऊपर होगा 10⁻⁴ होगा, नीचे 10 का पावर होगा -2 यहाँ से और -6 यहाँ से। अल्टीमेटली
अब देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 बार में कटेगा, ये भी 2 बार में कटेगा, नीचे अल्टीमेटली क्या होगा, 1/2 एक था पहले से, फिर 2 आ गया और फिर 2 आ गया, यहाँ पे फिर से 3 रहेगा, 10 का पावर क्या होगा, 10 का पावर क्या ऊपर में क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास आ चुका है यहाँ पे 8 और 3 क्या 24 होगा, ये होगा 10 पर 4 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 24 होगा। अब ध्यान देंगे, आपको अब कैलकुलेशन बेसिकली करना है, इस कैलकुलेशन को करना चालू करो आप। तो 10 पर 4 डिवाइडेड बाई 24 अगर आप निकालते हो बच्चों लोग, तो 24 को अगर आप इसमें क्वेश्चन बोलेगा कि अगर आपको नियरेस्ट इंटीजर में निकालना है, नियरेस्ट इंटीजर में निकालना है, ठीक है, तो नियरेस्ट इंटीजर में निकालने के लिए आप इसको 25 मान सकते हो। आपका जो आंसर होगा वो कहीं ना कहीं आपका 400 के अबाउट आने वाला है। इसको अगर एग्जैक्ट आप निकालोगे ना, एग्जैक्ट, ये आपका 416 पॉइंट समथिंग होगा। पॉइंट समथिंग का मतलब ये वैल्यू होने वाला है 0.7 के आसपास, 0.7 के आसपास। तो नियरली इसका जो आंसर होगा, नियरली इसका आंसर होगा 417 नियरेस्ट इंटीजर। बच्चों लोग, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन इजी है, बस आपको केसी का इक्वेशन लिखना था, वैल्यू को पुट करना है, आपका आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन के लेवल को हम लोग इजी डाल देंगे। एज ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट हम लोग समझते हैं कि आपको इतना कैलकुलेशन करने आना चाहिए। मूव करते हैं बच्चों लोग अगले क्वेश्चन के एनालिसिस। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में से बोला गया है कि 50 ml ऑफ 0.5 मोलर ऑक्सिलरी एसिड को न्यूट्रलाइज करना हो कम्प्लीटली, तो 25 ml ऑफ NH का सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं। तो बोला गया इस 25 ml ऑफ NH में कितना ग्राम ऑफ NH मौजूद होगा। ध्यान देना, ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा, दोनों का मिली मोल जो होगा या मोल जो होगा एसिड और बेस का, यानी H प्लस एंड OH का इक्वल होना चाहिए। तो ऑक्जेलिक एसिड पता है कि ये डाई बेसिक एसिड होता है, यहाँ पे 2 एसिडिक H होता है। तो ऑक्जेलिक एसिड का मिली मोल कितना होगा, तो आपके पास 15 कर लोगे तो आंसर कितना होगा, तो जगह 25 मिली मोल होगा ऑक्जेलिक एसिड का। अच्छा, ऑक्जेलिक एसिड के मिली मोल में H प्लस का मिली मोल कितना होगा, तो जितना ऑक्सिलिक एसिड का मिलीमोल है उसको डबल कर दो, तो 25 × 2 करने पे आपका जाएगा H प्लस का मिलीमोल हो जाएगा कितना, 50 मिलीमोल होगा। आपका OH माइनस का भी मिलीमोल 50 होना चाहिए। अब ध्यान देना, NaOH के 1 मोल में OH भी 1 होता है, तो जितना मोल NaOH होगा उतना ही मोल क्या होगा आपके पास OH होगा। तो 50 मोल आपके पास होना चाहिए, यानी 50 मिलीमोल होना चाहिए आपके पास क्या, OH माइनस, इतना ही मिलीमोल होना चाहिए आपके पास क्या, आपके पास होना चाहिए NaOH, ठीक है। अब आपके पास 25 ml का सॉल्यूशन में आपके पास 50 मिलीमोल होना चाहिए किसका, NaOH। अब मिलीमोल को चेंज करो मोल में, मोल क्या होता है, मिलीमोल बाई 1000, तो मोल मिल गया हमको किसका, NaOH का। अब हमको चाहिए किसका, हमको वेट निकालना, तो वेट कैसे निकालेंगे, तो 50/1000 × 40 यानी NaOH का मोलर मास, तो यह आपका आंसर हो जाएगा 2 ग्राम, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा चलो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। नेक्स्ट, इसके लेवल को हम जज करेंगे, इसके लेवल को हम लोग मीडियम डालेंगे, मीडियम से डिफिकल्ट के रेंज में डालेंगे। तो बच्चों लोग मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस। इस क्वेश्चन बोला गया बच्चों लोग आपके पास कि आपके पास इफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ CCl4 का है 30.5 किलो जूल पर मोल, फाइंड द हीट अब्जॉर्ब फॉर द वेपोराइजेशन ऑफ 294 ग्राम ऑफ CCl4 इन नियरेस्ट इंटीजर। ध्यान देना, CCl4 का स्टेट लिक्विड है, इसको जो हम वेपर में भेजेंगे 1 मोल को, तो वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ आपको 30.5 किलो जूल। ध्यान देना, आपको निकालना बेसिकली अगर CCl4 का 294 ग्राम में कितना हीट निकलेगा, तो पहले ध्यान देना आपको निकालना पड़ेगा कि CCl4 के 294 में कितना मोल होगा। ध्यान देना, मोल ऑफ CCl4 जो होगा, तो 294 डिवाइडेड मोल मास CCl4 का होता है 154, ये मोल जो 154 होगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
1.91 के आसपास आ जाएगा। ये मिल गया हमको मोल। अब आपको पता है कि एक मोल में हीट कितना निकलता है, तो एक मोल में हीट निकलता है 30.5। तो सेम मोल के लिए जो हीट निकलेगा वो 30.5 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 1.91 से। आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 58.225 के आसपास आएगा किलो जूल। तो चलो, ये था इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें बेसिकली कुछ कैलकुलेशन और आपको पता होना चाहिए कि जो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होता है पर मोल डिफाइन किया गया था। इस क्वेश्चन बस क्या करना था, आपको CH4 के ग्राम को मोल में चेंज करना था और उसके पर मोलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन के लेवल को हम मीडियम जज करते हैं और हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के एनालिसिस पे। इस क्वेश्चन बच्चों लोग आपसे बोला गया है कि फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ 0.8 मोलर H2SO4 हैविंग डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1.02 ग्राम पर ml। ठीक है, तो आपको मोलरिटी दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है मोलरिटी। तो आप क्या करना, आप एज्यूम करो ना, एज्यूम कर लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मान लो 1 लीटर मान लेते हैं। किसके, आपके सॉल्यूशन के वॉल्यूम को 1 लीटर मान लो। तो अगर आप इतना मान लोगे, लेट एज्यूम सॉल्यूशन आपका क्या है, आपका 1 लीटर वॉल्यूम का है। तो मोलरिटी चूंकि 0.1 है, तो उस केस में मोल ऑफ H2SO4 कितने निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 0.8 बाय डेफिनेशन मोलरिटी इतना निकल के आ जा रहा है। अब अब हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है मोलरिटी। तो मेरे को मोल मिल गया है। अब हमको निकालना वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो उससे पहले हमको याद रखना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वेट कैसे निकलेगा, आपके पास क्या है, वॉल्यूम मान लिए आपके पास 1 लीटर यानी 1000 है, इंटू डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लो, तो मिल जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। एक कितना निकल के आ जाएगा, 1020 ग्राम। ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब हमको क्या करना है, हमको वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा जी, यानी वेट ऑफ H2SO4 कैसे निकलेगा। तो H2SO4 का मोल पता है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, उसके मोलर मास से। तो H2SO4 का मोलर मास होता है 98। ये मिल जाएगा आपको वेट ऑफ H2SO4। पास में आया, तो मिल गया वेट ऑफ H2SO4। अब क्या करना है, इस वैल्यू को, यानी आपको अब चाहिए मोलरिटी। मोलरिटी में क्या करना बच्चों लोग, तो मोलरिटी में मोल ऑफ सॉल्यूट जो कि क्वेश्चन में 0.8 है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्यूशन का वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकलेगा, सॉल्यूशन का वेट 1020 माइनस सॉल्यूट का वेट कितना होगा, 0.8 इंटू 98। ठीक है, अब ये जो भी आ रहा है ग्राम में आएगा, आपको चाहिए किस में, केजी में। तो क्या करोगे, ग्राम को डिवाइड करोगे 1000 तक केजी में चला जाए। तो वही काम, अब ये जो वैल्यू है वेट ऑफ सॉल्वेंट जो यहाँ आप निकालो, यहाँ पुट कर दो केजी में। तो इसको डालने के बाद कैलकुलेशन करोगे तो आपका जो आंसर नियर अबाउट आएगा, ये आएगा 0.849 के आसपास। और ये अगर नियरेस्ट इंटीजर में हम चले जाएं तो वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फंडामेंटल अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे बच्चों लोग। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन के लेवल को हम मीडियम से डिफिकल्ट में डाल सकते हैं। क्वेश्चन इजी है, हल्का सा कैलकुलेशन करना है, क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। तो चलो, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास एक्व सॉल्यूशन है AuCl4 माइनस का, जिसमें गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +3 होगा। यानी आपके पास गोल्ड है +3 स्टेट में, जो कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट किस में होगा, आपके गोल्ड में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक, अब बोला है कि आप करंट को पास कितना कर रहे हो, तो करंट को आप पास कर रहे हो 10 मिनट के लिए। ठीक, करंट का वैल्यू को नहीं पता है, 10 मिनट के लिए पास किया गया है। और उसमें गोल्ड कितना डिपॉजिट किया है, 1.97 ग्राम गोल्ड डिपॉजिट कर चुका है। गोल्ड का मोलर मास कितना होता है, तो गोल्ड का मोलर मास होता है, मोलर मास ऑफ गोल्ड ये जो 197। इसका मतलब यहाँ जो गोल्ड डिपॉजिट हुआ है ये हो जाएगा 1.97 डिवाइडेड बाई 197 है, यानी
आपके पास 1/100 मोल ऑफ गोल्ड डिपॉजिट होगा। ध्यान देना, 3 इलेक्ट्रॉन से 1 मोल बनता है। ठीक है, तो एक गोल्ड के लिए आपका इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए? 3 चाहिए। 1 मोल गोल्ड के लिए आपके पास 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसका चार्ज का वैल्यू कितना होता है? ये होता है 3 फैराडे। तो आपके पास 1/100 मोल ऑफ गोल्ड फॉर्मेशन के लिए आप क्या करोगे? आपके पास चार्ज कितना होना चाहिए? तो 3/100 फैराडे होना चाहिए। ये हो गया आपके पास चार्ज का वैल्यू। अब इस चार्ज के वैल्यू को हमको लिंक करना है करंट इनटू टाइम से। चार्ज है 3/100, फैराडे का वैल्यू कितना होता है? 96500 कूलम। टाइम कितना दिया हो? 10 मिनट। तो 10 मिनट को ध्यान देना, आई आपको निकालना है, तो 10 मिनट में क्या होगा? 10 × 60, 3/100 इंटू 96500 कूलम। अब ध्यान देना, इसमें अगर आप आई निकालते हो तो आई जो है, ये आई का वैल्यू नियर अबाउट आपका वैल्यू जाएगा, नियर अबाउट आ जाएगा 4.825 एम्पेयर आ जाएगा। और अगर आपसे बोला गया नियरेस्ट इंटीजर निकालना तो 4.825 का नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा? चलो, तो नियरेस्ट इंटीजर होगा 5। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला बच्चों ये होगा 5 इन नियरेस्ट इंटीजर। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। क्वेश्चन का लेवल इजी या मीडियम में हम लोग डाल सकते हैं इस क्वेश्चन के वो, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल आपके फैराडे लॉ का एप्लीकेशन। तो चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अलग क्वेश्चन का एनालिसिस। तो चलो इस क्वेश्चन में आपके पास एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ब्रोमीन का जो हाफ लाइफ होता है 36 आवर है, और आपको पता करना है कि 1 डे यानी 24 आवर के बाद आपके पास कितना रिलेटिव ब्रोमीन बचने वाला है, कितना परसेंटेज। ध्यान देना, इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे NT, यानी जो अमाउंट बचने वाला है इक्वल टू N0, जो अमाउंट बिगनिंग में दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 2 A। यहाँ पे A जो होता है ये होता है गिवन टाइम, जो कि दिया हुआ यहाँ पे 24/T हाफ, जो कि यहाँ पे 36 है। नहीं, जहाँ पे A होता है ये होता है टाइम बाई T हाफ का रेशियो होता है। तो ये जो रेशियो होगा ये हो जाएगा आपका 2/3। अब हम लोग क्या करेंगे, इस N0/NT, और ये हो जाएगा 2 का पावर 2/3। तो आप क्या करना, NT/N0 इंटू कर लो आप क्या, इंटू 100 हो जाएगा आपका परसेंटेज, जो कि होने वाला है 100 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2/3। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, तो परसेंटेज जो निकल के आ जाएगा 62.99% के पास आएगा। इन इतना परसेंटेज जो है वो आपके सिस्टम में बचा होगा आफ्टर 1 डे। क्वेश्चन जो है ये सिंपल बेसिक आपके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इक्वेशन है। तो सिंपली अगर फॉर्मूला आपको पता है तो क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों लोग इस क्वेश्चन के लेवल को हम जज करें तो इसका लेवल जो होगा ये होगा इजी से मीडियम। ये था आपके जेई 29 के सेकेंड पेपर का एनालिसिस। अगर हम लेवल ऑफ क्वेश्चन देखें, आपका जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो थोड़ा सा 27 के पेपर से थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ है, बट अभी भी क्या है, लेवल ऑफ पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं हुआ जितना आपका 23rd और 22nd, तो 2023 और 2022 में जो पेपर्स हुए थे उससे लेवल अभी भी काफ़ी आसान है। अभी क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट पूछ रहे हैं, तो आप इसी पैटर्न को फॉलो करके अगले सेशन के रेडी हो। इन केस अगर पेपर डिफिकल्ट रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिफिकल्ट पेपर आने से आपका जो रैंकिंग होगा वो आपके सेशन के ही बच्चों में कंपेयर होगा। आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि कुछ लोग पेपर इजी पेपर दे रहे हैं और आप डिफिकल्ट दोगे, क्योंकि हर बच्चे का रैंकिंग उनके सेशन के अकॉर्डिंग होगा। तो उस सेशन में जो बच्चे परफॉर्म किए होंगे उनके अकॉर्डिंग उनका रैंकिंग बने। अगर आपका पेपर डिफिकल्ट होगा तो ओवरऑल सारे बच्चे का स्कोर कम रहेगा, तो उसमें आपके कम स्कोर पे भी बेटर रैंक आएगा। और अगर आपका पेपर इजी आएगा तो आपके हाई स्कोर आने पे भी आपका रैंक क्या हो सकता है, नीचे हो सकता है। डिपेंड करता है कि बाकी बच्चे कैसा परफॉर्म किए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के एनालिसिस में।